नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक जो है जीएस की क्लासेस चल रही थी, सी सेट की क्लास चल रही थी। तो सी सेट क्लास में आपको हिंदी में 2 अध्याय जो है कंप्लीट कराया है। इसी के साथ थोड़ा सा इंग्लिश को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे लोगों की दिक्कतें रहती हैं और एक डर सा बना है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस डर को निकाला जाए और ये जो चीज़ें हैं इनको कंप्लीट किया जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय भी है, अब महत्वपूर्ण विषय का मतलब ये हुआ कि अगर आईएएस देंगे आप, तब भी प्री से लेके मेंस तक, यहाँ तक कि मेंस में एक पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो विषय 2 विषयों का होता है, भाषाई पेपर जिसे बोलते हैं, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का प्योर होता है, 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। उसमें जो है 25 नंबर यानी 25% और 25 या 75 नंबर आपके आवश्यक हो जाते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, नहीं तो कॉपी मेंस की चेक नहीं होती। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होंगी। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश की प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्री की बात करें आईएएस में, तो प्री में भी ठीक ठाक आते हैं, कंप्रेंशन जैसे मुद्दे हैं। और अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में भी जो आप देखेंगे, तो पीसीएस में भी प्री में ही देख लें अगर, तो प्री में 12 से 15 नंबर की इंग्लिश आती, जो आप छोड़ने की स्थिति में रहते हैं अगर उनको ध्यान नहीं देते हैं। अब डायरेक्ट टेंस तो नहीं पढ़ना होता है, लेकिन टेंस पर निर्भर चीज़ें जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव पैसिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सिंटैक्स। तो इस प्रकार से ये ग्रामर के पोर्शन आते हैं, एक एक नंबर के, एक का एक्टिव पैसिव, एक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, सिंटैक्स, ये सब एक एक नंबर से। और कंप्रिहेंशन जैसी चीजें, ये लगभग जो है 12 से 15 नंबर की ये आपकी इंग्लिश आती है। तो इसलिए और महत्व हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश का नॉलेज आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बाइलिंगुअल वहाँ पे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या और आपके लिए चुनौती ये बनेगी, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे और अंततः आप पहुँच गए मसूरी या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुँच गए एलबीएस में, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे अधिकांश स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। अब आप बिल्कुल समझ जाइए वहाँ पर स्थिति आपकी क्या होगी, वहां पर स्थिति क्या होगी आपकी, वहां पर आप उनसे कैसे कन्वर्सेट करेंगे। और वो इंग्लिश वाले बच्चों का संबंध इंग्लिश वालों से ही रहता है। हिंदी बेल्ट के लोग जो जाते हैं कुछ लोग, अब वो बिल्कुल दबे रहते हैं कि सब कहा जाए, कार्नर में बैठते हैं। तो वो एक समस्या है जो आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगी। और दूसरी बात ये है, प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, पता चला कोई जो भी है किसी की समस्याएं हैं, वो समस्या इंग्लिश में लेके आ गया, आपके सामने बोल रहा है। अब आपका उसका आंसर आपके लिए क्या होगा, आपके लिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा क्वेश्चन के लिए। तो ये भी तो एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश को सीखना होगा, ग्रामर को सीखना होगा। और ग्रामर के साथ साथ में हम यही कहेंगे आपसे, एक इंग्लिश का पेपर, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई अन्य मैगजीन या छोटी जो क्लास की हैं इंग्लिश की बुकें, वो भी धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैंने भी एक वैसा माहौल मिला जैसे जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस समय कुछ मेरे दोस्त थे, फॉरेन के दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में तो हर देश के, लगभग अधिकांश देश के लोग आते हैं पढ़ने। तो अफगानिस्तान के मेरे एक दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका नाम लेना चाहूँगा, सैयद मुस्तफ़ा। उन्होंने मेरी इंग्लिश बढ़िया कराई, उनको सब इंग्लिश में उनका कन्वर्सेशन होता था और मैंने सीखने का प्रयास किया और सारी चीज़ें वहाँ मेंटेन हुई। फिर जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान भी मुखर्जी नगर के कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनके माध्यम से चीज़ें मेंटेन हुई। तो ये कोई हवा नहीं है, ये बस इतना है कि हम हिंदी बेल्ट के हैं और मदर टंग जो हमारी है वो हिंदी है। और इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज के लोग हैं उनका माहौल वैसा मिला है तो वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं। तो यही अंतर है और कोई विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। और अगर देखेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। तो ये है कि इसको अगर आप समझें, जीरो से थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। और पहले ये जीरो से लेकर के आप समझने का प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। जीरो से लेकर के फिर जो टॉपिक आते हैं
जो पूछी जाती हैं चीज़ें वहाँ तक जाऊँगा। तो जीरो की चीज़ें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या हैं। और जैसे दो पोर्शंस होते हैं, एक लिटरेचर का होता है और दूसरा लिटरेचर के बाद में दूसरा जो विषय है वो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। लिटरेचर में जैसे जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, और बहुत सारे उसमें भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेखक हैं। लेकिन आपको थोड़ी ग्रामर समझनी होगी, ग्रामर समझेंगे और चीज़ें पढ़ लें। और ग्रामर कहती यही है, ग्रामर का मतलब यही होता है, उसका अर्थ यही होता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड, क्या कहता है, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट। ये चीज ग्रामर कहता है और यही चीज सिखाता है। मतलब कैसे पढ़ें, एक बात तो ये हुई, ग्रामर ये बताती है आप कैसे पढ़ें, दूसरी बात बताती है उसको कैसे लिखें, और तीसरी बात कहती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड, उसको कैसे समझें, अभिव्यक्त करें। तो ये चीज ग्रामर से ही आती है, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, ये सब ग्रामर सिखाती है। तो ग्रामर में थोड़ा सा हम जड़ से जाएंगे और उसके जो चीज़ें हैं कैसे बनती हैं। अब जैसे बात करें कि एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको जोड़कर वो मोटरसाइकिल बनती है। तो यदि आप हर पार्ट को अलग अलग तरीके से पहचान लेंगे और फिर जान जाएं, आपको यह सिखा दिया जाए कि कैसे ये पार्ट कहाँ कहाँ लगते हैं, लगाना जान गए तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से ग्रामर होती है। ग्रामर में हर कोई जानता होगा, मेरा टॉपिक तो वही है, मैं पढ़ाना तो वही चीज़ें हैं, लेकिन मैं बेस में जाऊँगा थोड़ा आपको समझाने के लिए। समझिए, तो आप ये तो जानते होंगे और याद भी होगा कि कुछ लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो 26 अक्षर ए से लगा करके जेड तक होते हैं, इसमें कुछ अक्षर ए से लेके 5 तक जो अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर माने जाते हैं, शेष व्यंजन माने जाते हैं। अब देखिएगा जो 26 अक्षर होते हैं, ये लेटर होते हैं ए से जेड तक, इन्हीं से सारी कहानी चलती है, इन्हीं से सारी कहानी मिलती है। अब देखिए अक्षर हैं, अक्षर से मिलाएंगे, अक्षरों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। जैसे लिखा है BAT, बैट लिखा है, तो इसमें 3 अक्षर मिले, एक ये अक्षर मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 अक्षर मिले तो एक बैट शब्द बन गया। बैट का एक मीनिंग होता है। तो अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दूसरी बात कहें कि शब्द के निर्माण से एक लाइन बनती है, शब्दों के निर्माण से एक लाइन बनती है। दिस इज आ कैट, जैसे हमने कहा, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहा हूं, समझने का प्रयास किए। दिस इज अ कैट, तो यहां पर एक लाइन बन गई कि यह क्या है, एक बिल्ली है। तो इसमें अक्षर मिले, शब्द बना, इसमें शब्द मिले तो एक लाइन बनी। लाइनों को मिलाते जाएंगे तो एक पैराग्राफ मिल जाएगा, और फिर पेज भरेंगे। इस तरह से ऐसा होता है। अब आप देखेंगे आपके समझने की चीजें क्या हैं, आपको समझने की चीजें बिल्कुल जड़ से समझना है सारी चीजों को। अब हमें क्या समझना होगा ग्रामर में, जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे शब्द बनाते हैं, लिखिए, जैसे राम इज गोइंग टू आगरा, ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है। राम आगरा को जा रहा है, कहां जा रहा है, आगरा को जा रहा है। तो
अब इसमें हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रक्चर, इस संरचना, इस लाइन का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है। देखो, इनको सब पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये जो दिस है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। दूसरी बात, इस या यहां पर कोई भी इस, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, मे, कैन, कुछ भी आए हेल्पिंग वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको। इसको कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। जोड़ने का काम है ये, कंजक्शन का काम, जोड़ने का काम हो गया। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, OBJECT, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा, यही सब चीजें सीखना होगा हमें एक्टिव पैसिव में, नहीं तो एक नंबर पीछे का चला जाएगा। यही सीखना होगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, उनको समझना होगा, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा। और यही सब सीखेंगे पूरी ग्रामर को चलते देखते। अब देखिए, ये चीजें हैं कि पहले, सबसे पहले क्या दिया रहता है? सब्जेक्ट दिया रहता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद में आपको मेन वर्ब मिलेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। हिंदी जानते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। हेल्पिंग मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, ये मुख्य कार्य होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, कर्म होता है। अब देखो, इस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम अगर फार्मूला देखें तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले नंबर 1 पर क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके नंबर 2 पर क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। नंबर 3 पर क्या लिखा जाएगा? मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया लिखा जाएगा। उसके बाद में जोड़ने का काम कंजक्शन करेगा, अगर जोड़ने का काम। अब 5वें नंबर पर देखें तो यहां ऑब्जेक्ट कर्म क्या है? ये है। यदि कोई बढ़ी हुई चीज आती है तो इसके लास्ट में हम लिख देते हैं। ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि इन सेंटेंसेस का इस प्रकार से निर्माण होता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसका मेन मुख्य क्रिया, और फिर उसका जोड़ने का काम, और फिर कर्म। अब देखिए, ये दो तो होंगे ही होंगे, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इन दोनों के बिना सेंटेंस नहीं हो पाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है और मेन वर्ब नहीं है तो वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या दूसरी भाषा में कहें कि बारात दो व्यक्तियों के अगर उपस्थित ना हो तो उनकी उपस्थिति अगर नहीं है, अनुपस्थिति है, तो बारात नहीं हो पाएगी। आप जानते होंगे, एक दूल्हा और एक दुल्हन, और अगर बाराती ना आए तो दूल्हा और दुल्हन मिलकर कर सकते हैं। लेकिन अब कहें कि ये दोनों ना हो या दूल्हा और दुल्हन ना हो तो बारात नहीं हो सकती। इसलिए यहां भी देखेंगे कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपने देखा कि जो सेंटेंस है उसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसके कर्ता कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका मुख्य क्रिया होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता मतलब होता है जो काम को करे, काम को करे। राम इज गोइंग टू आगरा, तो आगरा जाने का काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। आगरा जाने का काम राम कर रहा है।
फिर कहता है जो कार्य को करने में क्या करे, सहायता करे, सहायक क्रिया हो गई। जो कार्य को करने में क्या करे, सहायता करे, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर तो टेंस देखेंगे, यहाँ पर उस आधार पर किस बात किस काल में कही जा रही है। तो यहाँ पर इज हो सकता है, आई एम हो सकता है, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, मेक, एंड कुछ भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में देखें तो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब होता है मेन काम। मेन वर्ब का मतलब होता है मेन काम, मुख्य काम। अब मेन काम राम के द्वारा क्या हो रहा है भाई, गो या गोइंग। तो मेन काम राम क्या कर रहा है, जाने का कर रहा है। उसके बाद में फिर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जोड़ने का काम, ये कंजक्शन का काम करता है। टू यहां पर क्या करता है, कंजक्शन, जोड़ने का काम करता है। ये देखो टू, कि गोइंग टू, टू मींस को होता है, हिंदी में कहें तो को होता है। कहां को, आगरा को। तो आगरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस होगा कर्म। कर्म मतलब जहां पर कार्य किया जाए वही कर्म है, जहां पर कार्य किया जाए वहां कर्म है। जैसे राम इज गोइंग टू आगरा, तो आगरा जब जाएगा तभी वहीं कुछ काम कर पाएगा। या कहें राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू, यहां पर स्कूल लिख दें, यहां पर हमने स्कूल लिख दिया। तो राम कहां जा रहा है, स्कूल। तो स्कूल पहुंचेगा तो वहीं पर तो कर्म करेगा, वहीं पर कर्म करेगा। किसान खेत जाएगा तो खेत में कर्म करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस जाता है तो ऑफिस में कर्म करेगा, तो वहीं कर्म करेगा। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसको कर्म कहते हैं, और कर्म का मतलब है उस प्लेस पर जहां वो जा रहा है, जहां पर करेगा काम। तो इतना आपको थोड़ा बेस समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ में हम देखेंगे तो शुरू कर देंगे, हम टेंस से शुरू कर देंगे। हालांकि डायरेक्ट आपके कहीं लिखा नहीं है कि टेंस, या ये मत समझिएगा कि टेंस पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर टेंस आप अगर नहीं देखेंगे तो इसका मतलब है आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दिक्कत आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आएगी, पैराग्राफ को समझने में दिक्कत आएगी। और यहां तक कि इफ यू नो वेल टेंस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश अबाउट द 60%। अगर आप टेंस को जानते हैं तो बड़ी आसानी से 60% आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ये व्यवहारिक, अब देखो यहां ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ी इंग्लिश सिखाई गई थी, ये तो ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर का पोर्शन मतलब यही होता है, आपको ये ग्रामर सिखाएगी कि कैसे हमें लिखना है और कैसे हमें पढ़ना है और कैसे उसको समझना है। तो लिखना और पढ़ना और समझना जब जान जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, लिखना पढ़ना समझना। तो इसका मतलब ये हुआ आप बोल भी तो लेंगे किसी से। तो इसमें दो चीजों की भूमिका है बोलने के लिए। अगर बात बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इसमें बोलना कुछ नहीं, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस मतलब होता है जो सोचने का, जो प्रक्रिया है सोचने की। यदि सोचने की प्रक्रिया आपकी इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर वही थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस कब आता है, जिस माध्यम से ज्यादा हम कार्य करते हैं। तो हम लोगों का जो माध्यम है हिंदी वर्ड है, तो जाहिर सी बात जो हमारे थॉट प्रोसेस होंगे किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट को लेकर के, तो थॉट प्रोसेस हिंदी में चलेगा। इंग्लिश में जहां पर रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पर इंग्लिश, लैटिन ये सब बोला जाता है इंग्लिश, तो वहां पर थॉट प्रोसेस क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो जाहिर सी बात ये है कि वहां पर जो थॉट प्रोसेस भी काम करेगा वो भी इंग्लिश में करेगा। तो जाहिर सी बात है उनका बोलने का तरीका सब इंग्लिश एक होगा। हमारे पास थॉट प्रोसेस हिंदी की है, तो हम अगर कन्वर्ट कर दें, थोड़ा समझें और समझने के साथ, अगर हम समझने के साथ थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें उसको, थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट प्रोसेस को कम जो है अगर हम बढ़ते इंग्लिश में बनाते हैं थॉट प्रोसेस अपना, तो ये होगा कि आप फिर उसको इंग्लिश बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, एक तो ग्रामर, जितना ग्रामर होता है, ग्रामर में कुछ है ही नहीं अगर आप समझेंगे। केवल लैक ऑफ इंटरेस्ट के अभाव में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप ग्रामर सीख लिए और उसके साथ में जो वर्ड मीनिंग है, अगर उसके साथ में वर्ड मीनिंग है वो आपको अच्छे से आ गया तो क्या दिक्कत है,
आप घर में बैठ जाइए और चाहे कहीं और दूसरी जगह बैठ जाइए, कोई चीज की जरूरत नहीं है। जो अभी तक अभिव्यक्त कर रहे थे आप, हिंदी में व्यक्त कर रहे थे, उसको बोलना स्टार्ट कर दे। बोलने के लिए क्या होगा, बोलने के लिए वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये चीज है, वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, ये चीज है। तो जो थॉट प्रोसेस की मैंने बात करी, तो थॉट प्रोसेस अगर आपका बदल जाए, सोचने का तरीका बदल जाए, फिर ग्रामर आपको समझ में आए, और उसके बाद मीनिंग। और मीनिंग कोई यहाँ पर आपको BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, इस तरह से कुछ थोड़ी याद करना है। एक बार देखना है, मेमोरी इतनी ठीक हो गई है कि आप आराम समझ सकते हैं। वो जब बच्चे थे, क्लास वाला स्टडी थे, एकेडमिक वो करते थे, कुछ नहीं, एक बार देखते जी सारी मीनिंग तैयार हो जाती। तो खूब ढेर सारी अगर मीनिंग हम समझ लेते हैं और ग्रामर अच्छे से समझ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं भी बैठिए, कहीं बैठे हो, सोने की स्थिति में हो या बैठे हो या अपना आराम कर रहे हैं, तब भी आप चालू करिए अपने आप बोलने। सेल्फ बोलिए, सेल्फ बोलिए। आवाज़ तेज करेंगे तो हो सकता है घर वाले सोचें क्या हो गया, कहीं दिखाना पड़ेगा या कोई और इसी स्थिति तो नहीं आ गई, गड़बड़ा हो गया मामला, तो वो नहीं है। आप बैठिए एकांत जगह पे और उसके बाद में कोई टॉपिक लीजिए। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर स्पीकिंग वाली मैं चर्चा करूं आपसे, तो एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे अपने मन से बोलना है, तो बाग की बात कर रहे हैं, आसपास आपके बाग हो, पता चला हमें उसे बोलना है, तो आप ये बस टूटी फूटी कुछ भी आप बोलिए। जब कुछ भी बोलेंगे तो आने वाले समय में चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। दिस इज गार्डन, दिस इज माई गार्डन, ये इस तरह से स्टार्ट कर दीजिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक द मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, दिस टाइप्स ऑफ, इस तरह से बोलने लगिए। एवरी डे आई कम हियर, इस तरह से ऐसे बोलने लगिए। तो थोड़ी सी ग्रामर, मीनिंग, फिर अपने आप से बैठ के खूब अभ्यास करिए और धीरे धीरे देखिएगा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमारा ये प्रयास है, आप फिर प्रयास के बाद आप देखिएगा आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि अगर टेंस आप सीख लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, ग्रामर भी तैयार कर लेंगे। अब टेंस में क्या है, जब आपको टेंस तो जानते ही होंगे, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस में क्या है, जब आप प्रेजेंट, 3 भागों में हमने समय को बांटा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, फिर कुछ बचा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान की चीजें हैं, और पास्ट मतलब पास्ट में से जो गुजर गया, और भूत मतलब आने वाला। भूत मर के जो बनता है भूत। अब समझिए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, और भविष्य काल मतलब होता है फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान आपको देखने को मिल जाए कि वर्तमान में कोई भी घटना घटती है, वर्तमान में कुछ भी होता है, प्रेजेंट टेंस में कुछ भी होता है, तो हम उन घटनाओं को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से बोल लेते हैं। अगर ये इंग्लिश जान गए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पास्ट में जो गुजर गई चीजें, जो उसमें कुछ भी हो गया, तो उस संदर्भ की पूरी अगर ग्रामर जानते हैं तो आराम से उसको पढ़ सकते हैं, आराम से उसको बोल लेंगे और किसी को भी समझा देंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य मतलब आने वाली चीजें जो भी होंगी उनके बारे में, उस समय के बारे में अगर हम गणना कर लेते हैं और उसको हम पढ़ लें और उसको हम लिख लें और उसको हम अगर बोल के अभिव्यक्त करके उसको कर लेते हैं तो समझिए। अब जब पूरे समय को हमने समझ लिया, पूरे समय की ग्रामर को समझ लिया, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं है। हर प्रकार के आप रूल्स जानते हैं, ये महत्व होता है। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं ग्रामर, और ग्रामर में टेंस है। टेंस देखिएगा, टेंस का मतलब होता है काल। काल, और काल का मतलब होता है समय। समय, काल का मतलब होता है समय। यहां पर समय पढ़ना है। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहां से, ए क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ये तो ये एक है। नंबर बी में क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और सी में क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं।
तीन प्रकार के मुख्य टेंस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय, समय। पास्ट मतलब होता है गुजरा हुआ समय। फ्यूचर मीन्स होता है आने वाला, भविष्य काल, काल ये होता है। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, बीता हुआ, भूतकाल जिसे बोलते हैं, भूतकाल भी बोलते हैं, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। ये तीन काल हैं। अब हम बात करेंगे, इतना आपने समझ लिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप देखिए इसके आगे, अब हम देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, इसके भाग देखेंगे, इसके चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, पास्ट के चार भाग होते हैं, फ्यूचर के चार भाग होते हैं। तो टोटल अगर देखेंगे, टोटल जो भाग हैं ये 12 भाग आपको मिलेंगे, लेकिन मेन देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 मिलेंगे। अब देखिए, अब इनको हम कई तरीके से बनाएंगे, समझेंगे, इनकी पहचान देखेंगे, क्या इनकी पहचान है, क्या बनाने के नियम है, किन किन प्रकार से बन सकते हैं। जैसे साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इस प्रकार के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम देखेंगे। अब तो प्रेजेंट के चार भाग कौन से हैं ये आप देखिए। प्रेजेंट के चार भाग कौन हैं ये आप देखिए। तो प्रेजेंट के चार भाग की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, IN इंडेफिनिट टेंस, ये एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरे की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चौथा आपको टेंस मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस टेंस ये मिल जाएगा। तो इसके चार भाग हो गए। अब इसी तरह से हम देखेंगे, पास्ट को भी देखेंगे। बी में पास्ट था, पास्ट, पास्ट, पास्ट टेंस। तो पास्ट में नंबर 1 देखिएगा, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, TEN, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1 देखेंगे। नंबर 2 में देखेंगे पास्ट, कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो पास्ट के भी चार भाग हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी चार आपने देख लिया। अब बचा है फ्यूचर टेंस। क्या बचा है? फ्यूचर टेंस बचा है। अब फ्यूचर टेंस आप देखिएगा, तो फ्यूचर में देखिएगा नंबर सी क्या था, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में नंबर 1 है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने देखा। नंबर 2 में देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर के भी आपने 4 भाग कर दिया। इसमें दिखाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गए। तो आपने 3 टेंस देखा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये इस प्रकार से। अब हम बारी बारी करके हर एक टेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बारी बारी करके हर एक टेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, तो पहला टेंस जो आपने देखा था, यहां पर ये था प्रेजेंट टेंस, ये था प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय ये आपने देखा था। और प्रेजेंट में नंबर 1 क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है ये पहला टेंस है। अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हम नेगेटिव, फिर हम इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो इसमें अगर थोड़ी सी आप और भी नीचे जाएं, अगर हिंदी जान लेंगे तो और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हालांकि थॉट प्रोसेस आपकी इंग्लिश में तभी काम करेगी जब उसका हिंदी जानते हो, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। थोड़ी सी हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखना है साधारण वाक्य। क्या है? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यस ई, साधारण वाक्य ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये साधारण वाक्य सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे। तो साधारण वाक्य में भी हम अगर पहचान जान लें, पहचान, इनकी पहचान क्या होती है जान जाएं तो और आसान होगा। देखिए ग्रामर में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन वाला आता है क्या, तो जाहिर सी बात है उसका आप सम्मान करते हैं। सम्मान तो अभिवादन वैसे ही करेंगे आप बिना जाने, लेकिन जान जाते हैं तो ये आपको पता चल जाता है कि ये हमारे फूफा जी हैं तो इनके पैर छूना चाहिए, जो रीति रिवाज है। और ये हमारे मामा जी हैं तो मामा जी पैर खुद छुएंगे, या कोई किसी के ससुराल के पक्ष के आते हैं तो खुद पैर छूते हैं, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले यही जरूरत होती है कि हम उसको समझें, जानें। और जब जानेंगे, जब समझेंगे तो रूल्स जो है अभिवादन का, जैसे मैंने वहां पर किया, उसी तरह से जो रूल्स होगा हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर हमने वहां पर अगर नहीं समझा तो शायद वहां पर गलती कर बैठते। उसी तरह से यहाँ अगर इनकी पहचान नहीं करेंगे तो हो सकता है जो रूल्स है वो हम अलग तरीके के लगा लें तो यहाँ गलती हो जाए। तो सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं, तो पहचान में इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द दिए रहते हैं, ये शब्द इस प्रकार से आते हैं। ये है इसकी पहचान। अब ये तो आप पहचान समझ गए कि ये इस प्रकार से ऐसे दिया हो, तो समझ जाइएगा कि इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे कि वाक्य बनाने के नियम। क्या डालेंगे? वाक्य बनाने के नियम क्या होंगे?
तो वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम क्या होंगे? अब देखिएगा, रूल समझिएगा। कहता है कि यदि एक वचन कर्ता मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? यस या फिर ईएस। एक वचन कर्ता के साथ यस यस लगाएंगे। नंबर 1 ये कहता है, और नंबर 2 ये कहता है कि बहुवचन कर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यस या फिर ईएस, ये दोनों नहीं लगेंगे, ये दोनों यहां पर नहीं लगेंगे। इतना आप समझिएगा, यहां पर लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। तो एक वचन में हमें क्या लगाना है? यस या ईएस। बहुवचन में ना तो हम यस लगाएंगे ना ही ईएस लगाएंगे। तीसरी बात देखिएगा, तो अब देखो यहां पर एक वचन में यस यस लगेगा, आपने कहा बहुवचन में ना तो यस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। अब कब यस लगेगा और कब ईएस लगेगा ये समझ लीजिए। कहता है मेन वर्ब का अंतिम अक्षर अगर स्वर हो 1 2 3 4 5 इनमें से कोई आ जाए तो क्या लगेगा? ईएस लग जाएगा। स्वर नहीं हो तो क्या लगेगा? सिर्फ ईएस लग जाएगा। स्वर नहीं हो तो सिर्फ ईएस लग जाएगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण हमने लिखा कि ही गोज टू मार्केट, अब गो में ईएस लग गया क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है, गो। तो आप गो ऐसे लिखते हैं, तो अंतिम अक्षर जीओ, गो। ओ है तो ईएस लग गया। अब देखो यहां पर ओ आ गया, ये ओ, तो ईएस ये देखो लग गया। अंतिम अक्षर क्या हो? अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है, तो ईएस लग गया। अब दूसरा देखो, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स बुक एक वचन है, ये क्या है? एक वचन है, ऊपर एक वचन है, तो ही रीड्स अ बुक, तो रीड देखो READ, रीड, और इसमें लगा है यस। कैसे लगा है? तो रीड बराबर ये डी हो गया। क्या हो गया? डी। तो डी क्या है? ये भाई स्वर तो है नहीं, AEIO में से कुछ तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये कंसोनेंट है। स्वर नहीं है तो क्या लगा देंगे? यस। तो इसीलिए यहां पर क्या लगा है? रीड्स, यहाँ पे रीड्स लगा। अगली बात हमने कहा था यदि बहुवचन हो, क्या लिखा है? बहुवचन हो तो ना तो यस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा। तो बहुवचन यू गो टू मार्केट, गो में कुछ लगा? गो में कुछ लगा? नहीं लगा। ना तो यस ना तो ईएस, कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि इसे अंतिम अक्षर से नहीं लेना देना। यहाँ पे यू हमेशा आता है प्लूरल नंबर में, बहुवचन। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और स्पीड में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धैर्य के साथ एक बार देखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए ये तैयार, तो डायरेक्ट इंडिया तैयार, एक्टिव पैसिव सारी ग्रामर आपको अच्छी समझ में आएगी। सभी दर्शकों का धन्यवाद।